This is Bharat FM. बजेगा भारत झूमेगा भारत। ये है भारत FM. बजेगा भारत झूमेगा भारत। Sat Sri Akal, welcome and adab. You are listening to Bharat FM, a one of its kind, multilingual, eclectic provider of entertainment, information and news to Indian Americans. Headquartered in Cincinnati, Ohio, Bharat FM airs shows out of Cincinnati, Chicago and Phoenix. We take pleasure in our ability to cater to your bhakti, chusti, sfurti, shakti and masti needs with our audio and visual shows. Check out bharatfm.com for our online program schedule and archives. I'm sure the content will definitely tickle your senses. Tune in via the 24-hour web streaming on bharatfm.com or via the Bharat FM app. More information can be procured at 513-488-5070. भारत एफएम प्रस्तुति साहित्य संध्या में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट सीमा साहनी। मेरा आपको प्यार भरा नमस्कार। साहित्य संध्या की इस एपिसोड में आज हम बात करेंगे एक ऐसे माध्यम के बारे में जो बहुत ही महत्वपूर्ण है नए विचार और साहित्य को हमारी जनता तक पहुंचाने में। हालांकि लिखित साहित्य की जड़ें हिंदुस्तानी साहित्य में बहुत गहरी हैं, पर फिर भी टीवी और सिनेमा का माध्यम इसके सामने कई बार बहुत बड़ा मालूम होता है। इसका एक अहम कारण है, हिंदुस्तान की लगभग 40% जनसमुदाय आज भी अशिक्षित है और उन तक नए विचार और साहित्य को पहुंचाने का एक ही शक्तिशाली माध्यम है और वो है टेलीविजन और सिनेमा। टेलीविजन और सिनेमा की लोकप्रियता का एक और भी कारण है और वो है इसका प्रभावशाली प्रस्तुतिकरण। हालांकि किताबों को पढ़ने का एक अपना अलग मजा है, पर उसी किताब को अगर नाटक के रूप में पेश किया जाए तो उसका प्रभाव दोगुना चौगुना हो जाता है और कई बार वही किताब कई ज्यादा लोगों तक पहुंच पाती है। पर आज का जमाना तो टीवी और सिनेमा से कहीं आगे निकल आया है। इंटरनेट और स्मार्टफोन्स के कारण ऑडियो विजुअल्स बनाने की क्षमता और उसको वितरित करने की क्षमता आज सैकड़ों लोगों के हाथों में है। पर क्या ये सैकड़ों लोग अच्छे साहित्य को जन्म दे पाते हैं? ये कहना गलत ना होगा कि अच्छा साहित्य आज भी बहुत दुर्लभ है। अच्छा साहित्य लिखना बहुत मेहनत का काम है, इसमें कई बार सालों लग जाते हैं। अच्छा और सार्थक साहित्य लिखना आज भी उतना ही मुश्किल है जितना सदियों पहले था। अगर सिनेमा और टेलीविजन इतना शक्तिशाली माध्यम है, इतना प्रभावशाली माध्यम है हमारी उस जनता के लिए जो पढ़ी लिखी नहीं है, तो ऐसा क्यों होता है कि बॉलीवुड और टेलीविजन इनके लिए घटिया साहित्य परोसता है? किस हद तक हम बॉलीवुड की समुदाय को इस बात के लिए जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, या हम उस जनता को जिम्मेदार ठहराएं इसके लिए जो इन घटिया प्रोग्राम्स और सिनेमा का उपभोग करती है? क्यों अक्सर बड़े बड़े सेट्स पर बड़े बड़े अभिनेताओं के साथ बड़े बड़े बजट्स में उतना बड़ा साहित्य नहीं दिया जाता उस जनता को? मैं नहीं समझती कि जो जनता अशिक्षित है वो बुद्धिजीवी भी नहीं। क्या वही बनेगा जो बिक सकेगा? आप मेरी इस बात से जरूर सहमत होंगे कि जिस समाज में घटिया साहित्य प्रचलित होता है वहां नई पीढ़ी का विकास उतनी अच्छी तरह नहीं हो पाता। तो कहाँ से शुरू होती है हमारी जिम्मेदारी और कहाँ से शुरू होती है बॉलीवुड समुदाय की जिम्मेदारी? इसी बात पर चर्चा करेंगे जागरूक भारतीय में आशीष झा जी के साथ। पर उससे पहले मैं लाई हूं आपके लिए एक शॉर्ट लव स्टोरी। तो आइए सुनते हैं ये प्रेम कथा मेरी कलम से। तन्हा छत पे टहलते टहलते शाम हो गई। इसी छत पर तो टहल रही थी जब मैंने अपने आप से कहा था, कसम से अगर तुम अभी आ जाते तो कह देती, जिंदगी अब तुम्हारे बिना मुमकिन नहीं। जिस बात का ख्याल भरना आया था कभी, वो अब ख्वाहिश बन गई थी। प्यार एक अजीब जज्बा है, डर, बेइंतहा खुशी, घबराहट और आशाओं का एक सैलाब। शीशे के सामने मैंने कबूल कर लिया था कि मेरे जीवन के तुम ही साथी हो,
किसी भी मोहब्बत का ये पहला कदम होता है। इसी राह पे चलते चलते फिर ये कैसा मकाम आया? आज शादी के कार्ड पर तुम्हारे नाम के साथ किसी और का नाम था। तन बदन में आग असल में लगती है, ये मैं जान गई। आग की तरंगों को मैंने सच में महसूस किया है। दिल चाहता ही रहा ये आग न लगे। ये सोचकर मैंने कार्ड कई बार छुपाया और बाहर निकाला। इस बार देखूंगी तो दिल न धड़केगा। अलमारी में महीने भर से छुपाया हुआ कार्ड मैंने फिर देखा, यूं जिस तरह दर्जी कपड़े की सिलाई खींच खींच कर देखता है, कहीं कच्ची तो नहीं। और मेरा मन मेरी आत्मा दोनों कच्ची सिलाई की तरह उधड़ उधड़ कर चीथड़े चीथड़े हो जाते। नफरत होती इस बात से कि तुम मेरे अंदर इतने गहरे समाये थे। फिर मैंने एक दिन कार्ड उठा के टुकड़े टुकड़े कर दिया और पटक के डस्टबिन में फेंक दिया। कितने संगदिल थे तुम जो कार्ड भी दे गए। मुझसे वाकई प्यार नहीं करते थे, वरना कौन इंसान का बच्चा इतनी जुर्रत करता है। पर कच्ची उम्र का समझदारी से कोई लेना देना नहीं। तुमने कई बार कहा, मेरा विश्वास करो, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। ये सुनकर मैं चुप ही रहती और मन मन कहती, कैसे विश्वास करूं? तुम्हारी आंखें तुम्हारे लबों से बात कब करती हैं? दिन के कई घंटे तुम मेरे साथ गुजारते हो। छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात मुझे से करते हो। सुबह होते ही मुझे देखने चले आते हो और रात को ब्लाइंड कॉल देकर मुझे गुड नाइट कहते हो। ये सोचती हूँ तो दिल चीख चीख के कहता है, तुम ही नहीं जानते कि तुम मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करते हो। तुम खुद ही से कितने बेखबर हो। उस अल्लड़ उम्र में भी मैंने तुमसे ज्यादा खुद पे भरोसा किया। इसलिए तो जब तुम्हारी शादी का कार्ड देखा तो अपने आप से विश्वास उठ गया। खुद पर अब फिर कैसे भरोसा करूंगी? अब सोचती हूँ तो मैं कितनी गलत थी। नहीं तो तुम इस तरह हंसते हंसते अपनी शादी की खबर सुनाते। अपमान की हद तो तब हुई जब तुमने मेरा फीका चेहरा देखकर कहा, मैंने तुमसे कहा तो था कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। अब नाराज तो मत हो। उस एक महीने में मैं बस सुनती ही रहती। सुनो, उसके बाल बहुत काले लंबे हैं। मैं फिर भी सुनती रहती। क्यों ये नहीं जानती। जब इंसान कुछ समझ नहीं पाता तो निष्क्रिय ही हो जाता है। और सुनो उसका फिगर, बस बस, मैं कानों पे हाथ रखने लगती। सुनो सरू, तुम मेरे गुरु हो, मुझसे बहुत ऊपर। तुम्हारे बिना मैं कहाँ जाऊंगा। सुनो, तुम्हारे बाल तुम्हारे होठों पर फिर उड़ कर आ गए। जरा इन्हें हटा दूं। सुनो सरू, कल रात में बिल्कुल नहीं सोया। क्यों अकी? बस यूं ही। और तुमने यूं देखा कि मैं धंस गई। ये पिछले साल भर की तो बातें हैं। क्लासरूम की ये छत गवाह है। तभी मैंने एक दिन शीशे के सामने खड़े होकर खुद से कहा था, हाँ कि मैंने सुन लिया जो तुम मुझे रोज कहते हो। मैंने सुन लिया है। सरू, घर वाले पीछे पड़े हैं शादी के लिए, तो पूछ लो ना मुझसे, मैं तैयार हूं। पर सरू, मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं। मैं समझ गई अकी, तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। सरू, तुम कितना पढ़ते हो? इतनी कम उम्र है अभी तुम्हारी। तुमसे 2 ही साल तो छोटी हूं। मेरे लिए तो छोटे ही हो। सारी दुनिया की खबर रखते हो सरू, कुछ मुझे भी सिखा दो। देखो, तुम्हारे बाल फिर तुम्हारे होठों पर आ गए। देखो, कॉलेज के सब लड़के तुम पर फिदा हैं। अब उनसे दोस्ती ना करने लगना। कहते कहते तुमने 5 उंगलियों से मेरे बाल पीछे किए थे। क्या? कुछ नहीं। और तुम हंसते रहे। और कितनी कितनी तरह से कहोगे अकी, मैंने सुन लिया है। सरू, अब तो भाभी ने 2 लड़कियों की फोटो भेज दी है। अब तो डिसीजन लेना ही पड़ेगा। मैं जानती हूँ अकी, क्या डिसीजन है तुम्हारा। तुम कहोगे या मैं कहूँ? सरू, अकी जा रहा है ना कल? सुना है एंगेजमेंट करके लौटेगा। और मैं बदहवास सी दौड़ते गई तुमसे मिलने। अकी, कल जा रहे हो? हाँ सरू, अब और नहीं टाल सकता घर वालों को। अब डिसीजन लेना ही पड़ेगा। मुझे आज भी नहीं याद किन लफ्ज़ों में मैंने तुमसे पूछा। क्या? आई एम शॉक्ड। तुमसे शादी की बात तो मैं सोच भी नहीं सकता। और पता नहीं क्या कुछ नहीं कहा तुमने। तुम मुझसे प्यार नहीं करते?
नहीं, नहीं करता। और मेरी तुम्हारी सिचुएशन में बहुत फ़र्क है। मेरे घर वाले कैसे मानेंगे? तुम हमारे लिए बहुत मॉडर्न हो। तुम प्यार नहीं करते मुझसे? नहीं करता। करता तो क्यों ना कहता? सुनकर मैं और मेरी धरती दोनों हिल गए। तुमने जो कहा था करके ही लौटे। मैंने सोच लिया तुमसे नहीं मिलूंगी और नहीं मिली। जितना दूर रह सकती थी हो गई। रास्ते बदलना, तुम्हें ना देखना, जैसे तुम हो ही नहीं। पर तुम जिद पर उतर आए थे। रह रह कर मेरे सामने आते, एक टक देखते रहते और मुस्कुराते। दूसरे लड़कों से जब मैं बात करती तो तुम्हारा वो लाल गुस्से से भरा चेहरा और बेहद खफा नजर। अकी, सिर्फ तुम ही नहीं जानते कि तुम मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करते हो। ये मोहब्बत नहीं है तो क्या है? लो अकी, तुम्हें अब तो समझ आ गया ना। शादी का इनविटेशन तुम्हें दे दूं या घर पोस्ट करूं? घंटे भर की फूल भरी बातों के बाद तुमने ईंटें फेंक दी मुझ पर। तुमने मेरा फीका चेहरा देखकर कहा, मैंने कहा तो था तुम्हें मैं तुमसे प्यार नहीं करता। अब नाराज तो मत हो। क्लासरूम की छत घूमने लगी मेरे लिए। तुम्हारी शादी का कार्ड कई दिन आंखों के आगे आता रहा और कॉलेज में रह रह कर तुम्हारा हंसता हुआ चेहरा, मुझ पर टिकी हुई नज़र, और मैं एक पल के लिए भी तुम्हें नज़रअंदाज करती तो तुम्हारा आंखों से डांटना। और आज दिन भर लगातार देखना, लड़खड़ाती सी चाल में आना और धीमे से कान में कहना, छत पे आओ सरू। मेरी एक टक दृष्टि को शायद तुमने ना समझा हो। मेरे पीछे जाते कदमों को शायद तुमने ना देखा हो। जानती हूँ तुम आओगे मुझे ढूंढते हुए, आतुर, उन्मुक्त और सदा की तरह उत्तेजित। और मैं आज नहीं आऊँगी। मोहब्बत में ज़रा सी भी मिलावट हो जाए तो मोहब्बत नहीं रहती। जिस तरह सफ़ेद रंग में मिलावट नहीं हो सकती, उस तरह मोहब्बत में भी नहीं। और तुम मोहब्बत में मिलावट कर सकते हो और मैं नफ़रत में भी नहीं। आ रहे हो ना सरू? नहीं अकी, घर वाले नहीं मानेंगे। तुम हमारे लिए बहुत मॉडर्न हो। आज के जागरूक भारतीय सेगमेंट में हम बात करेंगे बॉलीवुड के बारे में। जागरूक इंसान वो है जो अपने आसपास हो रही गतिविधियों की तरफ ध्यान देता है, उसके बारे में गहराई से सोचता है, और अगर उसमें कुछ गलत हो रहा है या कोई सुधार की गुंजाइश है तो उसका कोई ना कोई उपाय करता है, या कम से कम उसके बारे में अपने विचार व्यक्त करता है। आज के मेरे मेहमान हैं भारत टीवी के प्रमुख आरजे आशीष झा। ये कई प्रोग्राम्स एंकर करते हैं और सिंसिनेटी ओहायो में स्थित हैं। तो आइए करते हैं इनसे थोड़ा विचार विमर्श बॉलीवुड के बारे में। आशीष जी, साहित्य संध्या जागरूक भारती में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सीमा। मैं अपने दर्शकों का, भारत एफएम के दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और आपका कि आपने मुझे इस लायक समझा कि आपके साहित्य संध्या में मुझे आने का मौका मिला। वैसे तो मैं हमेशा आपकी कुर्सी पर बैठा होता हूँ, ये पहली बार मैं दूसरी साइड से बातें करूंगा, तो मेरे लिए भी एक नया एक्सपीरियंस है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस रोल को भी बहुत खूबसूरती से अदा करेंगे। तो कोशिश रहेगी। मैं बिना देरी के आपसे पहला बहुत अहम सवाल पूछती हूँ, जो मैं आप कह सकते हैं कि मेरे लिए मोटिवेशन था आपको यहाँ बुलाने के लिए। आप भारत एफएम के प्रमुख आरजे हैं, और मैंने देखा है कि आप कई प्रोग्राम्स एंकर करते हैं। जी। तो हमारे दर्शकों को ये बताइए कि इन प्रोग्राम्स के पीछे क्या मोटिवेशन है और क्या गोल है? तो सीमा जी, है ऐसा कि मैं ग्रोइंग अप बचपन से मैं रेडियो बहुत सुनता था। हमारे घर टीवी था नहीं, लेकिन मैं रेडियो बहुत ज्यादा सुनता था, और मेरे माता पिता भी वैसे तो गाते नहीं है, लेकिन उनको म्यूजिक का शौक जरूर है।
उन्हें अगर आप म्यूजिक सुना दें तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। तो घर में गाने वाला कोई नहीं था, लेकिन रेडियो दिन भर कुछ ना कुछ चालू रहता था। तो उसके वजह से मेरी जो पसंद है गानों की, वो रेडियो की वजह से शुरू हुई। और उस वक्त जब मैं बड़ा हो रहा था, दिस इज लाइक 80s, ज्यादातर गाने मैं 50, 60, 70s के सुनने में मुझे ज्यादा मजा आता था। तो उसी वजह से क्या हुआ कि जब अभी भी, मतलब आई एम 47 नाउ, और अभी भी मैं उन्हीं गानों के पीछे ज्यादा रहता हूँ, 50, 60, 70s वाले, और वो मेरे जहन में मतलब एकदम कूट कूट कर भरा हुआ है। तो तो हुआ ये कि जब मेरे लाइफ में कोई भी मुश्किल आती है, तो आई डोंट नो कहाँ से कैसे, लेकिन मेरे दिमाग में कोई एक बॉलीवुड गाना ही आता है हर सिचुएशन के लिए। और उस सिचुएशन से निकलने के लिए मुझे वो गाना ही हेल्प करता है हमेशा। तो वो जो मेरा नशा है बॉलीवुड का, वो इतना ज्यादा था कि जब मुझे मौका मिला भारत एफएम में ज्वाइन करने का, जब मनन भाई ने मुझे पूछा, तो आई जस्ट ग्रैब्ड इट विद बोथ द हैंड्स। मोस्ट बेसिकली था ये कि एज एन आरजे तो मैं पहले भी एक और रेडियो स्टेशन पे कर रहा था आरजे, लेकिन यहाँ पे मुझे जो एक्सप्लोर करने का जो अपॉर्चुनिटी मिला अपने आप को, हाँ, एकदम खुल के जो चाहे वो आप पेश कर सकते हो, फ्रीडम। फ्रीडम जो मिला मुझे अपना टैलेंट दिखाने का, अपना आर्ट दिखाने का, वो मुझे पहले कभी मिला नहीं था। तो जब मुझे मिला, तो मेरे दिमाग में जितने भी ख्याल थे, जितने भी आइडियाज थे, जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे, वो सारे लेकर मैं आगे बढ़ा। एंड थैंकफुली पिछले 1 डेढ़ साल में भारत एफएम हैज डन रियली वेल। हाँ आई एम जी। नॉट सेइंग आई एम द ओनली वन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, बट इट टेक्स एन एंटायर विलेज। पूरी पूरे गांव की मदद लगती है किसी चीज को बनाने में। तो लेकिन हाँ, मैं ये कहूंगा कि इनिशिएटिव मैंने ली थी, लीड मैंने किया था, लेकिन वी आर सक्सेसफुल टुडे। आज कामयाबी सिर्फ हमारी टीम की वजह से हमें मिली है। उसके उसके बिना ये पॉसिबल नहीं था। मैं आपको एक बात कह सकती हूँ कि आपने सिर्फ ये बताया कि आपकी क्या मोटिवेशन थी। आप शायद ये नहीं जानते कि हम ये समुदाय समुदाय के लिए इसका क्या इसकी क्या क्या अहमियत है। बता अ, दीजिए, आप इस बताइए। इससे लोगों को एक एक्सप्रेशन मिलता है, और ख़ासकर हम जब बाहर के देशों में होते हैं, तो हमें एक आइडेंटिटी मिलती है, एक वॉइस मिलती है। और अक्सर ये वॉइस हमारी वर्क स्पेस तक लिमिटेड होती है, और अब एक सोशल एरिना में सामने आती है। और कई विचार जिसको जैसे आपको विचार विचार अपने आगे लाने थे, कई लोगों में ये विचार हैं जो आपके प्रोग्राम्स में गेस्ट आते हैं, उन सब के लिए ये एक अपॉर्च्युनिटी है अपनी एक पर्सनैलिटी आगे लाने की, और हमारी समुदाय को, हमारी इंडियन कम्युनिटी को एक पर्सनैलिटी देने की। तो इसके जो बेनिफिट्स हैं वो मल्टी प्रोंग हैं। शुक्रिया। मैंने जैसा मैंने कहा कि मैं सिर्फ अपना काम कर रहा था। वो कहावत है ना कि लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। एग्जैक्टली वही हुआ हमारे साथ कि जब हमने शुरू किया था सिर्फ हम 2 लोग थे, आज हम 40+ आरजेज है, शायद हमारे पास 30-40 आरजेज हैं जी हाँ। ऑल ओवर द वर्ल्ड। आई मीन हम सिर्फ सिंसिनेटी में लिमिटेड नहीं है। तो ये सब तभी पॉसिबल हुआ जब लोगों को लगा कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं और लोग जुड़ते गए हमारे साथ। तो बिल्कुल। आई एम वेरी थैंकफुल टू द एंटायर टीम फॉर दैट, ऑफ कोर्स। और हर कारवां वो नहीं होता जिसमें बहुत से लोग शामिल होते हैं। जी। वो होता है, दैट इज ट्रू। तो मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझूंगा। और क्या। तो आपका बॉलीवुड पैशन देख के ही मैंने आपको आज इनवाइट किया है एक बहुत ही अहम विषय पर बात करने के लिए। जी। और ये विषय है कि बॉलीवुड और टेलीविजन रिलेटेड टू बॉलीवुड, जो पूरी कम्युनिटी है, जो पूरा एक बिजनेस है, पूरी एक इंडस्ट्री है, वो क्या रोल प्ले करती है हमारे कल्चर में, हमारे फ्यूचर में। तो आपको क्या ऐसा लगता है कि बॉलीवुड एंड रिलेटेड टीवी इंडस्ट्री अ, एक सेतु है साहित्य तक, उस जनता के लिए जो पढ़ी लिखी नहीं है, या उस जनता के लिए जो सीधे-सीधे किताब खोलकर पढ़ने में रुचि नहीं रखती? क्या आपको ऐसा लगता है?
फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बढ़िया प्रश्न किया आपने, क्योंकि ये इस प्रश्न का उत्तर मैं खुद भी ढूंढता रहता हूँ, और जो मेरा उत्तर जो मुझे लगता है जो सही है वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो मैं अपनी बात बताता हूँ आपको कि जब जब मुझे ये बॉलीवुड का जो नशा है मेरे में, जब मेरे पेरेंट्स को पता चला या मेरे दोस्तों को पता चला, तो वो कुछ दोस्त ऐसे थे जो मुझे कहते थे कि यार क्या तू अपना टाइम वेस्ट कर रहा है यार बॉलीवुड जैसे चीज के ऊपर, आई डोंट अंडरस्टैंड। इनफैक्ट मेरे जब बच्चे हुए, अ, उनको भी मैं बॉलीवुड के काफी गाने मूवीज दिखाता था। तो कुछ पेरेंट्स थे जो जो मुझे सलाह देते थे कि भैया क्यों बॉलीवुड के पीछे पड़ा हुआ है, अच्छा। क्यों लोग बच्चों को, हाँ क्यों बच्चों को टीवी दिखा रहा है, बेसिकली इन जनरल। तो मैं आपको बताऊं कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा है कि मैंने बॉलीवुड से बहुत कुछ सीखा है। दुनियादारी जिसे कहते हैं ना, वो मुझे बॉलीवुड ने ही सिखाया है। कि मुझे ऐसा लगता है कि जब आप कोई मूवी देखते हो या कोई कंटेंट देखते हो टीवी पर या थिएटर में जाके, जिन्होंने भी उसके पीछे अपनी मेहनत लगाई है और आपके लिए वो जो प्रस्तुत कर रहे हैं, आपको ये समझना जरूरी है कि वो आपको कुछ नया दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। अब मैं ये हाँ नहीं जी। कहूंगा कि 100% दैट इज ट्रू, देयर हाँ। देयर आर एक्सेप्शंस ऑफ कोर्स, लेकिन ज्यादातर लोग कोशिश यही कर रहती है उनकी कि आप जो घर में बैठे हुए हो, आपकी जो समझ है, जो आपकी जानकारी है, वो लिमिटेड है, हम्म। और हम्म। आपके पास शायद वक्त नहीं होगा कि उस जानकारी के बारे में आप डिटेल में जान सको। हाँ लेकिन जी। जब आप मूवी देखते हो या कोई वेब सीरीज देखते हो या टीवी पे कोई कंटेंट देखते हो, तो आपको एक नई जानकारी मिलती है, आपको सोचने का एक नया नजरिया मिलता है। हो सकता है आप उससे पहले उस एंगल से कभी सोचा ही नहीं हो आपने, लेकिन लेकिन आपकी, मेरे हिसाब से पर्सनली आपकी जो बुद्धिमत्ता है, आपकी जो इंटेलिजेंस है, वो मेरे हिसाब से बढ़ती है when you are watching any content on television or in the movies। मेरे लिए बॉलीवुड से मैं ज्यादा रिलेट कर पाता हूँ बिकॉज बचपन से मैं, मुझे वही पसंद था। लेकिन देयर माइट बी पीपल जिनको किसी और भाषा में, इंग्लिश में या कोई गुजराती में, मराठी में, दे माइट बी लाइकिंग दैट कंटेंट। इससे रिलेटेड एक सवाल है जो सब आपने अभी बताया कि अगर बॉलीवुड का इतना इम्पैक्ट है, इतना प्रभाव है हमारे ऊपर, और अगर हम ये बात भी सोचें कि हमारी 40% जन समुदाय अशिक्षित है, पढ़ लिख नहीं सकती, तो उनके लिए टीवी और सिनेमा एक इन्फॉर्मेशन का, एक नए विचारों का माध्यम बन जाता है। जी, तो क्या बॉलीवुड पर एक ज़िम्मेदारी आ जाती है? क्या बॉलीवुड इस ज़िम्मेदारी को निभा पाता है? मैं तो कहूंगा बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है, क्योंकि होता यह है कि जैसा आपने कहा कि 40% जो पॉपुलेशन है इंडिया में वो अशिक्षित है, और उनके लिए अगर किसी चीज को समझना है तो वो किताब उठाकर पढ़कर नहीं समझ सकते। पढ़ उनके नहीं लिए एक सकते। ही माध्यम है कि वो जो देखते हैं, जो वो समझते हैं, उससे उनको क्या सीख मिल रही है। तो ये जो जिम्मेदारी है वो बहुत बड़ी है बॉलीवुड के ऊपर। लेकिन होता क्या है कि कभी कभी, मैं नहीं कहता हूं हमेशा, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो बॉलीवुड के कर्ता धर्ता हैं उनमें से कुछ लोग इसे एक पैसा कमाने का माध्यम के अलावा और कुछ नहीं सोचते। वो हाँ। ये भूल जाते हैं वो ये भूल जाते हैं कि हमारी एक जिम्मेदारी है, और हमें उस जिम्मेदारी को अच्छी तरह निभाना है, और हमें ऐसे कंटेंट पेश करने हैं जिससे कि लोगों की जानकारी बढ़े, लोगों को पता चले कुछ नया, और लोग कुछ सीखें उससे। लेकिन ऐसा हुआ है और शायद होता भी रहेगा, जैसे हर हर फील्ड में होता है, हर इंडस्ट्री में होता है, कि कुछ लोग जो कंटेंट पेश करते हैं वो हानिकारक होता है समाज। लोग कहते हैं कि दिल्ली में आप शाम के बाद नहीं निकल सकते, स्पेशली द लेडीज, राइट? तो वो, मुझे ऐसा लगता है कि इज इट बिकॉज के बॉलीवुड देख के जो जनता गलत चीज जो सीखी है वो वो रियल लाइफ में लाने की कोशिश कर रही है? आई डोंट नो, बट मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो बॉलीवुड भी जिम्मेदार है उस सोच के लिए। क्योंकि ज्यादातर इंस्टेंसेस में आप देखोगे, अगेन आई एम नॉट सेइंग कि 100% पॉपुलेशन डज दिस, बट मेजॉरिटी ऑफ द केसेस वो ऐसे लोग होते हैं जिनकी लिटरेसी लेवल इज वेरी वेरी लो। आई डोंट नो इफ यू वुड अग्री टू दैट।
but yeah, but based on my लिटरेसी experience, हाँ, लिटरेसी लेवल तो नहीं, ये तो काफ़ी गहरा इश्यू है और इसमें मैं सोचती हूँ कि शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि अम, बॉलीवुड ज़िम्मेदार नहीं है, पर वो ज़िम्मेदारी में चूकता है इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए। जो आप प्रॉब्लम बता रहे हैं, उसका रीज़न तो हमारी कुछ सामाजिक वैल्यूज़ से वो वहाँ से उभर के आता है। उसके लिए बॉलीवुड को उसके होने के लिए बॉलीवुड को तो ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, पर बॉलीवुड बहुत कुछ कर सकता है, उस प्रॉब्लम को उसे खत्म करने के हटाने लिए। के लिए। वहाँ जी, मैं ज़रूर बोलूँगी कि वहाँ बहुत कुछ किया जा सकता है, जो वो नहीं करते हैं। क्योंकि राइट। उनके उनके हाथ में एक सशक्त माध्यम है और एक अपॉर्च्युनिटी है। ऐसे बहुत सारे मूवीज बने हैं, ऐसी बहुत सारी फिल्में बनी हैं, जिसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज पास किया गया है, लेकिन फिर भी जनता की जो सोच है वो बदली नहीं। और वो मुझे हुँ, कभी-कभी लगता है कि इतना मेहनत किया किसी ने आपको कुछ समझाने के लिए, लेकिन आपको फिर भी समझ में नहीं आया। तो तब मुझे लगता है कि जिन्होंने मेहनत किया था, उनके लिए मुझे तकलीफ होती है कि अगर किसी ने मेहनत करके आपको कुछ समझाने की कोशिश की, लेकिन आप फिर भी नहीं समझे, तो फिर एक डिमोटिवेशन सी आ जाती है हाँ इंडस्ट्री जी। में इन जनरल कि भैया क्या फ़ायदा मुझे बना के ऐसा, राइट? हाँ, तो आपका इशारा उस तरफ है कि जो जो पिक्चरें और जो सीरियल्स बने हैं उन टॉपिक्स पर जो एक पर्सपेक्टिव देते हैं, जो एक व्यू पॉइंट दृष्टिकोण देते हैं, नया दृष्टिकोण देते हैं, वो बिकते नहीं हैं, वो देखे नहीं जाते और उनको राइट। छोड़ के जनता कुछ मनोरंजक फ़िल्मों को देखने चली जाती है। कभी-कभी ऐसा एक्चुअली ऐसा हुआ है कि एक अच्छे कंटेंट वाली मूवी खूब चली है, बहुत अच्छा लोगों ने वाहवाही की है उस मूवी के बारे में, लेकिन उसका जो असर होना चाहिए समाज के ऊपर, वो फिर भी नहीं दिखता। वो क्यों ऐसा होता है मुझे नहीं पता क्योंकि अ, लोगों ने देखी, लोगों ने कही कि भई बहुत अच्छी मूवी बनाई है, बहुत अच्छा मैसेज दिया है मूवी के थ्रू, लेकिन आप उसका रिज़ल्ट नहीं देख पाते हो समाज में। आपको जो चेंज दिखना चाहिए वो आपको नहीं दिखता है, क्यों? वो मुझे नहीं आज तक समझ में आया। वो मुझे लगता है कि या हो सकता है कि थोड़ा बहुत असर पड़ता हो, लेकिन उतना नहीं जितना हो सकता है क्योंकि ये प्रॉब्लम तो काफ़ी गहरी है। ये तो एक ऐसा विषय है जो कल्चरल इश्यूज़ आर वेरी हार्ड टू करेक्ट राइट, एंड क्लियर राइट। तो शायद असर होता होगा पर ये द फैक्ट रिमेन्स कि क्योंकि इस तरह की पिक्चरें और इस तरह के सीरियल कई बार पॉपुलर होते हैं पर कई बार नहीं भी होते। कई कई बार ऐसा भी होता है कि जो पॉपुलर एंटरटेनमेंट की मूवीज़ हैं, वो बहुत बड़ी हिट्स हो जाती हैं। दे गेट लॉट मोर मनी pumped into them and that encourages them to make more of such movies, right? हुँ, हुँ। And then राइट। you have a whole lot of those kind of movies and you don't have a whole lot of content related movies. So that's where हुँ, the जहाँ ज़िम्मेदारी जनता की आ जाती है कि आप हुँ। सही कंटेंट को ऊपर करें, उसे ऊपर बढ़ाएँ। वो शायद जनता की ज़िम्मेदारी है जिस पे वो चूकती है मेरे ख़्याल से। नहीं, आपने सही कहा लेकिन एट द सेम टाइम होता ये भी है कि जो बॉलीवुड है, उसमें हर तरह के लोग हैं। तो उसमें ऐसे भी लोग हैं जो वही बनाती है जिससे उनको पता है कि मुझे जनता रिटर्न मिलेगा। इसको हाँ, रिटर्न मिलेगा, राइट? तो इट इट वर्क्स बोथ वेज़। अगर वो देख रहे हैं कि भैया मैं अगर ऐसी चीज़ें बनाऊँ, भले वो कंटेंट वाइज़ उतनी अच्छी नहीं हो, लेकिन हुँ, अगर हुँ। जनता देख रही है, मतलब जनता को वही चाहिए, राइट? हाँ अगर जी, जनता देख रही है तो शायद जनता को वही चाहिए, तो जो वही जनता को चाहिए। चाहिए वही मैं बनाऊँगा। समझ रहे हो आप? तो हाँ जी। तो इट इट गोज़ बोथ वेज़ एक्चुअली जनता की रिस्पॉन्सिबिलिटी और बनाने वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की इक्वली है। ये एंड दे हैव ये टू वर्क टुगेदर। या हाँ, ये एक चक्र है एक और चक्र है, राइट। हाँ, इसमें इसमें लेकिन एक इम्पोर्टेंट टेक अवे ये है कि द फैक्ट रिमेन्स कि जिस समाज में घटिया साहित्य प्रचलित होता है, वो उस समाज की नई पीढ़ियाँ बहुत अच्छी तरह आगे नहीं आ पाती। उनका दृष्टिकोण, उनका पर्सपेक्टिव बहुत डेवलप नहीं हो पाता, खासकर आजकल के ग्लोबलाइज़्ड वर्ल्ड में। जी, यू नो क्योंकि आप पूरी दुनिया के साथ compete कर रहे हैं, तो आप राइट। में मैच्योरिटी, आप में वैल्यूज़ वो सब मायने रखते हैं जब आप एक ग्लोबलाइज़्ड इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करते हैं, ग्लोबलाइज़्ड कल्चर में पार्टिसिपेट करते हैं। तो जी, ये एक हमारे लिए शायद लेसन है कि हम ऐसा क्या करें कि ये चक्र टूट सके।
राइट। जी, वो आप सही कह रहे हो कि हमें, और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है कि लोगों ने इस बारे में सोचा नहीं होगा। इस बारे में सोचा भी होगा, इम्प्लीमेंट भी किया होगा, लेकिन अगर उन्हें रिजल्ट्स नहीं मिले होंगे, तो वो थोड़ा डीमोटिवेट हो जाते हैं। वो स्टेबलाइज तो नहीं हो पाता। करेक्ट, और रिजल्ट्स तो ऑडियंस के हाथ में ही है। अगर हाँ जी। ऑडियंस सपोर्ट नहीं करेगी, ऑडियंस वो चीज दिखाएगी नहीं कि भैया हाँ आप सही जा रहे हो और आप ऐसे काम करते रहो, तब तक तो मुश्किल है ना। आप किसी को मोटिवेट कैसे करोगे कि आप नहीं कर अच्छे सकते। कंटेंट पेश करो, राइट? तो वो तो दुविधा वाली चलिए, चीज तो चलिए एक और थोड़ा अलग तरीके का सवाल करते हैं। जी। हमने बॉलीवुड को ब्लेम तो बहुत कर दिया, जनता को भी ज़िम्मेदार ठहरा दिया। तो बॉलीवुड हमारे लिए अकम्प्लिश क्या करता है? तो बहुत, जैसे कि मैंने कहा कि बहुत लोग किताब पढ़कर पढ़ने में रुचि नहीं रखते, उतनी पेशेंस लोगों में नहीं होती, या कहिए कि उतना कई बारी समय भी नहीं होता। तो जो गहरे विचार हैं, और जो हम्म। गहरे विचार हैं, वो कई बार हमारी मूवीज़ हम तक पहुँचा जाती हैं, क्योंकि वो एक कॉन्टेक्स्ट देती हैं हमें। और मैं जानती हूँ कि मेरे लिए तो सारे गहरे विचार मूवीज के थ्रू ही आते हैं। मेरी अपनी कुछ नहीं है, सारे बॉलीवुड की तरफ से ही है। मैं जानती हूँ कि आप एक कविता बता रहे थे, जो जी। एक मूवी से है, जो एक गहरा विचार है, जो मुझे लगता है कि अगर हम ऐसे ही वो कविता पढ़ दें, तो उसका असर उतना नहीं होगा, पर क्योंकि वो एक मूवी में थी, उसका असर वहाँ तक हुआ। तो जी, आप ज़रा वो कविता पढ़ के सुनाइए और बताइए वो क्या विचार था, जो पहुँचा जनता तक? तो गुलजार की लिखी हुई जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, वो है फिल्म आनंद की वो शेर, वो नज्म, जो कविता कि मौत तू एक कविता है। हाँ वो जो जी। उन्होंने लिखा है, वो बहुत ही जबरदस्त लिखा है। तो वो हो गए दूसरे गुलजार साहब। तीसरे हैं जावेद अख्तर जी। जो जावेद अख्तर ने जो सिलसिला में जो मैं और मेरी तन्हाई, जो पोएम्स। जिस हिसाब से उन्होंने पेश किया है, एक रोमांटिक मोड में हुँ, हुँ। एक झुंझलाहट पेश की है, रोमांस रखा है, लेकिन साथ में एक झुंझलाहट पेश की है अमिताभ बच्चन की आवाज में। तो ये तीन जो हैं, वो मेरे हमेशा के टॉप 3 हैं बेसिकली। तो आप मुझे बताइए कि मैं आपको 1, 2, 3 कौन-सा वाला सुनाऊँ? वो उस हिसाब से मैं आपको सुनाऊँगा। पहले मौत एक कविता सुनते हैं, और मैं बताती हूँ क्यों। अ, ओके, जैसे जैसे-जैसे आनंद पिक्चर को कुछ 50 साल हो गए हैं, मेरे ख़्याल से 1971 में आई थी। और राइट। जब भी हम दैट मूवी वाज़ एप्रिशिएटेड फॉर मेनी थिंग्स, पर हुँ, मुझे नहीं लगता, पर उसके गाने हमेशा से एप्रिशिएट होते आए हैं, पर मुझे नहीं लगता कि उसकी एक कविता अ, उतनी चर्चित रही इतने साल। नहीं नहीं रही उतनी चर्चित। और और आज मैं की भी सोचता जनरेशन था ने, कि हाँ, हुँ, आज की जनरेशन ने उसको डिटेक्ट कर लिया, तो इसका मतलब कितनी लेयर्स थी उसके अंदर। आई एग्री, आई कंप्लीटली एग्री। और मुझे हमेशा से ये लगता था कि ऐसा क्यों है कि कभी-कभी और सिलसिला, ये दोनों जो कविता पेश किए गए हैं, वो ज़्यादा हिट हैं, लेकिन आनंद की ये कविता उतनी हिट नहीं है। हाँ तो जी। मुझे जो मेरा एनालिसिस है, उसके हिसाब से मुझे ये लगा कि आनंद की इस कविता को गीत के साथ नहीं यूज़ किया गया है, बल्कि जो बाकी दोनों हैं, उनको गीत के साथ यूज़ किया गया है। तो लोग जब गाना सुनते हैं, तो वो साथ में कविता भी सुनते हैं और उनको उस कविता का मतलब भी समझ में आता है तब। तो मेरा जो वही एनालिसिस रहा है कि दैट कुड बी द रीज़न दैट दिस हैपेंड। मतलब कि धुन में अगर हो, तो वो जल्दी हाँ, पहुँचता है। जल्दी लोगों के पास जल्दी पहुँचता है ऐसा मुझे लगता है, राइट। पर वो कविता तो बहुत ज़बरदस्त है, तो आप वो तो ज़रूर है। पढ़ दीजिए उसे। ठीक है, तो मैं आपको वही पढ़ के सुनाता हूँ गुलज़ार जी द्वारा लिखा हुआ। मौत तू एक कविता है, मौत तू एक कविता है, मुझसे एक कविता का वादा है, मिलेगी मुझको। डूबती नब्ज़ों में जब दर्द को नींद आने लगे, गौर से सुनिए, डूबती नब्ज़ों में जब दर्द को नींद आने लगे, ज़र्द सा चेहरा ज़र्द सा चेहरा लिए जब चाँद उफ़क़ तक पहुँचे, ज़र्द सा चेहरा लिए जब चाँद उफ़क़ तक पहुँचे, दिन अभी पानी में हो, रात किनारे के करीब। गौर फरमाइए, दिन अभी पानी में हो, रात किनारे के करीब,
न अंधेरा न उजाला हो, न अंधेरा न उजाला हो, न अभी रात न दिन। जिस्म जब खत्म हो और रूह को जब सांस आए, सोचिए कितना डीप लिखा गया है। हाँ जी। जिस्म जब खत्म हो हो, और रूह को जब रूह को सांस सांस आए, आए। मुझसे एक कविता का वादा है, मिलेगी मुझको। हाउ पावरफुल! शुक्रिया। आई मीन एग्जैक्टली, ये मतलब आप एक एक शब्द इसे समझने की अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना डेप्थ है इसके पूरे अंदाज में। और जो मुझे इसमें अच्छा लगता है वो कि इसके आप थियरी को तो चैलेंज कर ही नहीं सकते, करेक्ट। कि जब रूह को सांस आए और जिस्म सोने लगे, एग्जैक्टली। पर इसके शब्दों को आप हिला भी नहीं सकते, वो इतने नहीं। इतने परफेक्ट हैं। एग्जैक्टली। और मैं कई कई लोगों को शायद ये बात पता भी होगी या महसूस करते होंगे, शायद शब्दों में नहीं कहा होगा, कि छंदबद्ध और छंद मुक्त कविता, ये दोनों अलग-अलग कलाएँ हैं। जी। और गुलज़ार इज़ द एपिटोम ऑफ छंद मुक्त कविता। आई एब्सोल्युटली एग्री। यप। बिना छंद के उस कविता में इतनी लय है कि आप उनके शब्दों में गुम हो जाते हो। एग्जैक्टली। यप। दैट इज ट्रू। नहीं, मेरे मेरे जैसे कि मैंने कहा कि मेरे लिए जो ये लिरिसिस्ट हैं बॉलीवुड के, इन्होंने मुझे जीना सिखाया है। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट। अगर ये तो लिरिसिस्ट, और आपको पता नहीं कि मुझे आपको गुलजार की स्टोरी पता है कि नहीं, उनकी पहला जो उन्होंने गीत लिखा था वो मोरा गोरा अंग लैली लिखा था। दैट वाज द फर्स्ट वन। वो आए थे इंडस्ट्री में डायरेक्टर बनने, उनको लिरिसिस्ट नहीं बनना था, उनको गाने नहीं लिखने थे, बट ही वाज काइंड ऑफ फोर्स्ड कि नहीं भाई तुम एक गाना लिखो। तो एक का दो हुआ, दो का चार हुआ, चार का आठ हुआ। मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि अगर गुलजार ने गाने नहीं लिखे होते नहीं लिखे होते। तो मेरा क्या होता। नहीं, आपने एक इंटरेस्टिंग पॉइंट रेज़ किया है। अगर गुलज़ार ने कहा गाने ना लिखे होते तो पहले 60s और 50s में गाने होते थे बहुत लय में, बहुत पोएटिक, राइट? एंड हियर कम्स मूवी आंधी, राइट। जिसके गाने एकदम अलग थे। आनंद के तो थे ही, पर आनंद वाज़ स्टिल आई थिंक इन स्टाइलिस्टिकली स्टिल इन द 60s, बट एग्री। आंधी सॉन्ग्स वर टोटली डिफरेंट। यस। वो आई वुड। इमोशंस का जो एक उसमें इमोशंस का जो एक एक्सप्रेशन था, वो मेरे ख्याल से एक टर्निंग पॉइंट था बॉलीवुड के राइट। लिए, राइट। बॉलीवुड एंड म्यूजिक नॉट के लिए। जस्ट आंधी, आंधी के साथ ही मुझे एक और मूवी याद आती है, इजाजत। हाँ जी, हाँ जी। इजाज़त वाज़ इन 80s though. Yeah, right. But it was all again Gulzar lyrics. I mean, it It was was just Gulzar lyrics. amazingly written. Every single song was just too good. Yes, Yeah. stylistically and the metaphors, उसमें जितने Yes. metaphors हैं, वो he is an expert in using metaphors. Exactly. Right. तो चलिए मैं एक और सवाल आपसे पूछती हूँ जरूर। कि अगर हम साहित्य और बॉलीवुड का साथ-साथ, ये दोनों शब्द साथ-साथ बोलें, तो कौन-सी मूवीज़ आपके दिमाग में आती हैं? वैसे तो बहुत सारी हैं, लेकिन जो दो मैं आपसे मेंशन करना चाहता हूँ, वो एक तो है सौदागर, जो अमिताभ बच्चन, हाँ नूतन जी। और पद्मा खन्ना जो हैं हुँ, उस हुँ। मूवी में। वो मूवी मुझे लगता है कि उसे एक गलत तरीके से लोगों ने समझा। समझा। अगर आप सौदागर कहते हो तो लोगों को ट्रायंगुलर लव स्टोरी यही याद आता है बस। लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि उस मूवी में कितना गहरा मैसेज था, कितनी गहरी छाप छोड़ी थी उस मूवी ने, शोइंग द एंटरप्रेन्योरशिप ऑफ एक सादा गांव का व्यक्ति, गाँव का जिसे आदमी, मतलब हाँ, गांव का आदमी जिसे हार्डली पता होगा एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब, तो छोड़ो, उसे पता भी नहीं होगा वो चीज क्या पता भी होता है। नहीं। हाँ, लेकिन आप उस मूवी में ये दिखाया गया है कि कैसे एक मामूली इंसान भी अगर चाहे तो कहां से कहां पहुंच सकता है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप में वो गुरूर आ जाए, अगर आपने अपनी जो आपने मेहनत करके जो आपने एक मुकाम तय किया है, जो आप जिस मुकाम पे हो, उसका अगर घमंड, गुरूर आपके सर में आ जाए, तो आपकी पतन कैसे होती है, वो भी हाँ जी। उसमें दिखाया गया है। तो मुझे लगता है कि वो मैसेज कहीं न कहीं छूट गया लोगों से।
बिल्कुल, बिल्कुल। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। उस मूवी का जो आखिरी सीन था, मुझे वो हर सीन से ज़्यादा दर्दनाक लगा था, जब वो नूतन के सामने जाकर कहता है कि मुझे एक बार गुड़ बना दो, क्योंकि उसे इतनी शर्म आती है कि जो उसकी साख थी, हम्म, बिज़नेस में, अपनी मार्केट में, वो साख जो उसकी एक आइडेंटिटी थी, जो उसे बहुत प्रिय थी, वो खत्म हो जाती है। जी एंड शायद आप ठीक बोल रहे हैं कि लोगों ने इस बात को रियलाइज नहीं किया, और मैं समझती हूँ कि ये सदा से मर्चेंट्स तो रियलाइज करते आए हैं कि देयर रेपुटेशन इज की इन देयर सक्सेस, राइट? राइट राइट बट मूवी का जो वो मैसेज था, वो ज्यादा पावरफुल था कंपेयर टू जो उसका ट्रायंगल था, कि करेक्ट कि या उसने आपसे मिसयूज किया रिलेशनशिप को। राइट राइट एंड जैसा मैंने कहा कि उसमें ये बहुत अच्छी तरह से दिखाया गया है कि भैया आप अगर किसी भी चीज को मेहनत करके पा लेते हो, एक मुकाम तक पहुंच जाते हो, तो अगर गुरूर आपके दिमाग में चला गया तो वो इतना इम्पोर्टेंट है कि उसके उसके गुड़ की क्वालिटी नीचे जाने लगती है हाँ जी, फॉर मल्टीपल थिंग्स गोइंग इन हिज मल्टीपल लाइफ। थिंग्स, यस। और हाँ, लेकिन उससे ऐसा लगता है कि अरे गुड़ ही तो है, हम दूसरे तरीके से बना लेंगे या कोई और बना लेगा। उसने ये नहीं रियलाइज किया कि भैया उससे हम मेरी क्वालिटी डिग्रेड हो सकती है, मेरी डिग्रेड हो क्वालिटी सकती ले है। उतना। तो और उससे उससे मेरे धंधे में फर्क पड़ सकता है, उससे मेरा नुकसान हो सकता है। ये चीज उसने सोचा ही नहीं, क्योंकि उसे घमंड था कि भैया गुड़ तो मैं मैं ही कहीं हूँ। से भी किसी से भी बना लूंगा। हाँ, अब उसने ये नहीं तो वो सोचा कि उसकी अपनी आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी, कि करेक्ट, उसकी रिस्पेक्ट और उसकी जो सब कुछ चला जाएगा। सब कुछ चला जाएगा। कितना आएगा। कितना अहम है हमारा, दिस टाइज टू भगवत गीता, कि हमारा कर्म कितना अहम है हमारे लिए, कितना जी ज़रूरी है। एक तरफ हम प्यार-मोहब्बत की तो बहुत बात करते हैं, पर हमारा कर्म, हमारा काम, वो ही हमें एक पर्सनैलिटी और एक रेपुटेशन देता है, एक ज़िंदगी का मायने देता है। राइट अम, और आप ठीक कह रहे हैं कि ये सौदागर मूवी की हज़ारों एनालिसिस में से ये एनालिसिस शायद ही कभी हुई हो, और डायरेक्टर के साथ जस्टिस नहीं हुई, कि ये बात जो वो दिखाना चाहता था, जो उसने बहुत क्लियरली दिखाई है, जितनी बार भी आप उस पिक्चर को देखें, राइट वो लोगों लोगों से छूट गई। राइट लोगों को सिर्फ पद्मा खन्ना नूतन याद रह हाँ गए। जी। Yeah, अ, that's the unfortunate part about the movie कि फ्रॉम साहित्य के हिसाब से उसमें बहुत अच्छा मैसेज था, लेकिन वो कहीं ना कहीं छूट गया। हाँ, जो जहाँ पे भी चीज़ें गहरे जाती हैं और एक धरातल को छूती हैं, वहाँ मेरे हिसाब से तो साहित्य की वही डेफ़िनिशन है, वही उसका मायने है। चाहे हम्म, वो आप बोल के कहें, चाहे वो आप नाटक के रूप में कहें, चाहे वो आप लिख के कहें, चाहे वो आप किसी भी रूप में कहें, वही एक साहित्य है, वही जीता है, वही आगे जाता है। जी तो तो आशीष जी, कोई और मूवी आपको याद आती है जो आपको लगता है कि जिसके साथ जस्टिस नहीं हुई? तो जो दूसरी मूवी है वो एक इंग्लिश फिल्म की कॉपी थी, 12 एंग्री मैन। इट वाज अ 1957 मूवी डायरेक्टेड बाय सिडनी ल्यूमेट। और इतनी जबरदस्त एडेप्टेशन थी उस मूवी की कि जो हिंदी में जो बनाई गई मूवी वो मेरे हिसाब से इंग्लिश से बेहतर बनाई गई थी। हाँ जी। और उस फिल्म का नाम है एक रुका हुआ फैसला। अगर आप उस मूवी को देखोगे तो उस मूवी में इट्स अ कोर्ट रूम ड्रामा। द एंटायर मूवी is just a courtroom drama. In fact, all the characters are just a part of a jury. That's it. यस। जितने जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सारे के सारे जूरीज हैं। और इतनी टाइट स्क्रिप्ट लिखी गई, और वो तभी हो सकता है जब किसी की लिटरेचर पे अच्छी पकड़ हो। हाँ जी। वो स्क्रिप्ट इतनी टाइट लिखी गई और इतने सही एक्टर्स को चूज किए गए। अगर आप देखोगे उसमें सारे के सारे एक्टर, दे आर वेरी वेल ट्रेन्ड स्टेज एक्टर्स, सारे के हाँ सारे। जी। हाँ जी। उन्होंने जितने भी एक्टर्स हैं, तो उन्होंने जो अपनी एक्टिंग दिखाई है उस मूवी में, काबिल तारीफ। आई मीन, आप आप सोच सकते हो कि अगर आज के तारीख में किसी डायरेक्टर को कहा जाए कि कोर्ट रूम ड्रामा बनाओ, मैं नहीं कहता कि इट्स पॉसिबल नहीं है, लेकिन उस कंसेप्ट को हजम करना कि भैया हाँ, हम बनाएंगे और वो चलेगी भी,
हाँ जी। वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस फिल्म को लोग याद रखते हैं बिकॉज बिकॉज द वे द अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क, जो मेहनत की गई थी इसके पीछे, सभी द्वारा, सिर्फ एक्टर द्वारा नहीं, जो डायरेक्टर हैं उनके द्वारा, डायरेक्टर। और जितने जितने भी लोग इस इन्वॉल्व थे इस मूवी को बनाने में, उन्होंने, उनकी मेहनत दिखती है आपको। वो जो क्वालिटी कंटेंट कहते हैं, वो क्वालिटी कंटेंट आपको दिखती है उस मूवी में। पूरी आपको, तरह से। हाँ, आपको समझ में आता है कि क्वालिटी चीज क्या है। मुझे मुझे ये मूवी याद है, और जो मुझे इसमें बात अभी भी जो उभर कर सामने आती है वो ये कि इट ब्रॉट आउट कि जब आप जजमेंट देते हैं तो आपकी पर्सनल बायसेस कितना अ, ओह या ऑफ कोर्स। कितना वे करती है। और ये एक बहुत ही सूक्ष्म किस्म की बात है जो मूवी के द्वारा लानी बड़ी मुश्किल है। अगर आप स्क्रिप्ट अच्छी नहीं लिखेंगे, अगर एक्टर्स उसका स्क्रीन प्ले अच्छा नहीं होगा, तो वो बात लोगों तक पहुंचेगी नहीं नहीं। और पहुंची। जब भी मैंने कई बार देखा है इस पिक्चर को, और जब भी मैं देखती हूँ वो इट हिट्स मी लाइक अ टन ऑफ ब्रिक्स, यू नो। वो एकदम सामने आ जाता है कि जो फैसला था वो एक इंसान ने कैसे बदल दिया, एग्जैक्टली। और उनकी बायसेस को कैसे एक्सपोज कर दिया। करेक्ट। और हमें ये भी सिखाता है कि आप जब किसी चीज को देखते हो या सोचते हो किसी चीज को, आपको हमेशा कोशिश करना चाहिए कि आप उसे मल्टीपल एंगल से सोचो, किसी और के एंगल से सोचो, क्योंकि आप जो सोच रहे हो जरूरी नहीं है वही एक सही रास्ता है या वही वही एक सच है। वही सच है। हाँ, तो इंसान को ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि हमेशा आप जो सोच रहे हो या आप जो कर रहे हो वो सही हो, ऐसा जरूरी नहीं है। जरूरी आपको नहीं है। आपको दूसरों के एंगल से भी सोच कर देखना चाहिए, और वो उस मूवी में बहुत अच्छी तरह से दिखाया गया है कि कैसे अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से सोचते हैं, और हर एक अपनी जगह पे सही है। हाँ। दैट इज द बेस्ट पार्ट, कि और आपको एक का भी, हाँ, हर एक अपनी जगह गलत है। या हर एक अपनी जगह गलत है। तो इट इज सच अ ब्यूटीफुली वेल मेड मूवी। मतलब वो बांध के रखता है आपको कंटिन्यूअस मूवी, जितने भी टाइम आप देख रहे हो हाँ, उसे। एक्चुअल मूवी वाज आल्सो ह्यूज सक्सेस। इट्स अ वेरी वेल नोन मूवी। पर हिंदी अडेप्टेशन जो था वो किसी भी मायने में कम नहीं था मेरे जी, हिसाब से। आई वुड कंप्लीटली एग्री टू दैट। तो चलिए बात कर लेते हैं इस बारे में कि हर हिंदुस्तान क्योंकि एक ऐसी समुदाय है जिसमें कई कम्युनिटीज हैं, एंड इट हैज अ रिच डीप कल्चर, राइट। तो कई स्टेट्स हैं जो अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशंस लेके आते हैं हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री में या हमारे टीवी और सिनेमा के माध्यम में। इसमें बॉलीवुड, इसमें बंगाली कम्युनिटी का कंट्रीब्यूशन नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दैट्स वेरी विविडली सीन इन देयर होम प्रोडक्शंस। जी, तो और कौन से क्षेत्र हैं आपके हिसाब से जिन्होंने इस एरिया में कंट्रीब्यूट किया है, जिसने बॉलीवुड को एक जन्म दिया है? मेरी जहां तक समझ है उसमें मुझे हमेशा लगा है कि बंगाली लिटरेचर, नॉट लिटरेचर, आई मीन नॉट जस्ट लिटरेचर बट फ्रॉम द परफॉर्मिंग आर्ट्स पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव। जो, हाँ, परफॉर्मिंग आर्ट्स के हिसाब से, जो कि लिटरेचर से डायरेक्टली रिलेटेड है। हाँ एक्चुअली जी। इफ यू आर इनटू परफॉर्मिंग आर्ट्स यू बेटर हैव सम कनेक्शन विद द लिटरेचर। तो वेरी गुड फाउंडेशन इन लिटरेचर। एग्जैक्टली राइट। तो परफॉर्मिंग आर्ट्स की जब बात होती है तो मुझे दो समुदाय बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। एक तो है बंगाली और दूसरा है मराठी। अगर आप देखोगे तो इवन टुडे, आज के तारीख में भी, जो स्टेज प्लेज होते हैं जो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। पहले हाँ जिस जी। जो स्टेज प्लेज की जो बात होती थी, पहले जो लोग चाव से देखते थे, वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। लेकिन इन दो कम्युनिटी में आप देखोगे आज भी अगर कोई प्ले हो रहा है तो आज भी उतना ही हाउसफुल जाता है जितना पहले जाता था। तो लोगों ने वो जो क्वालिटी है, जो लिटरेचर है, जो जो लिटरेचर के थ्रू परफॉर्मिंग आर्ट्स जो किया जाता है, उस चीज को छोड़ा नहीं है। आप बॉलीवुड में भी ले लीजिए, बॉलीवुड में जो क्वालिटी कंटेंट वाले ज्यादातर जो डायरेक्टर्स हैं, मेरी पसंद के, आई एम नॉट सेइंग देयर माइट बी अदर्स एज वेल, बट मेरी पसंद के, मेरी जो पर्सनल चॉइसेस हमेशा रही है, ऋषिकेश मुखर्जी, बिमल हाँ रॉय, जी। आई मीन, आई कैन टेक एनी मूवी डायरेक्टेड बाय देम एंड आई कैन वॉच इट, बिकॉज आई नो कि उनकी जो क्वालिटी होती है उनपे वो कभी कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे।
I know that very well. They hold themselves to a certain level of Yes. literary and performing quality. Exactly. Exactly. And they have brought that quality to Bollywood. Exactly. Um, जी. ये बात आपकी बिल्कुल सही है। इस और हम अपने व्यूअर्स को ये कह दें कि इस कहने का मतलब ये नहीं है कि और समुदाय इसमें नहीं लेके आते। वी हैव हैड Yes. very successful and very hardworking and very talented directors from every state, right? Yes. But Right. that said, sometimes some communities bring a bigger contribution and we must Bigger. acknowledge that. यस एग्जैक्टली हाँ मेरा वही कहने का मतलब था कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ बंगाली डायरेक्टर्स ही अच्छा कंटेंट पेश करते हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा। लेकिन जब मैं बंगाली डायरेक्टर्स के बारे में सोचता हूँ तो ये सब जो नाम मेरे सामने आते हैं तो मुझे पता है कि ये जो हैं ये इनकी मैं कोई भी मूवी पिक करके देखूं कंटेंट वाइज अच्छी ही होने वाली है, मुझे पता है, मुझे वो विश्वास है उनमें। हाँ तो जी, हाँ जी। इट टेक्स ये कल्चर होता है जो कई कम्युनिटीज कल्टीवेट करते हैं और दे गो बियॉन्ड देयर प्रॉफिट मार्जिन्स और बियॉन्ड देयर बिजनेस माइंडसेट। तो यहाँ एक ट्रेड ऑफ होता है जो मैं समझती हूँ कि ये मैसेज बॉलीवुड को देना जरूरी है कि ऑलवेज कीप अ ट्रेड ऑफ इन माइंड। इट्स नॉट whatever you make the best profit in is the best content. I mean, there is a aspect of responsibility that must be fulfilled because you have so much a bigger opportunity for the people of India or the Indian people, right? तो आपके ऊपर एक जिम्मेदारी है कि आप ऐसा साहित्य पेश करें जो हमारी नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। और जनता पर भी ये जिम्मेदारी है कि वो एक ऐसे कंटेंट जब कोई सामने आता है तो समय लगाकर उसे अप्रिशिएट करें और उसे उसका सही मायने और सही मूल्य दें। जी आशीष जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में और जागरूक भारती में आने के लिए। तो चलते चलते मैं जरूर चाहूंगी कि आप अपनी कोई एक पसंदीदा बॉलीवुड पोएम पढ़ दीजिए हमारे व्यूअर्स के लिए। जी जरूर, जैसा मैंने कहा कि साहिर लुधियानवी उनकी जो कविताएं हैं, उनकी जो जितनी भी लिरिक्स उन्होंने लिखे हैं वो एक अलग ही लेवल पे है। मतलब वो आप लिरिक्स पढ़ के या लिरिक्स सुन के आपको समझ में आ जाता है कि ये साहिर लुधियानवी ने ही लिखी हो। जी, तो उन्हीं की लिखी हुई फिल्म कभी कभी की ये कविता जो सुपर डुपर हिट है, सभी जानते हैं इस बारे में, वो मैं आपके सामने पेश करूंगा। जी जरूर। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरे जुल्फ की नर्म छांव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये रंजो गम की स्याही जो दिल पे छाई है, ये रंजो गम की स्याही जो दिल पे छाई है, तेरी नजर की शुआओं में खो भी सकती थी, मगर ये हो न सका, मगर ये हो न सका। और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम तेरी जुस्तजू भी नहीं, मगर अब ये हो न सका। और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम तेरी जुस्तजू भी नहीं। गुजर रही है कुछ इस तरह जिंदगी जैसे, गुजर रही है कुछ इस तरह जिंदगी जैसे, इसे किसी के सहारे की आरज़ू भी नहीं। न कोई राह, न मंजिल, न रोशनी का सुराग, न कोई राह, न मंजिल, न रोशनी का सुराग, भटक रही है अंधेरों में जिंदगी मेरी। इन्हीं अंधेरों में रह जाऊंगा कभी खोकर, इन्हीं अंधेरों में रह जाऊंगा कभी खोकर। मैं जानता हूं मेरी हम नफस, मगर यूं ही कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। शुक्रिया। आशा करती हूँ आज का एपिसोड और आज का विचार विमर्श आपको पसंद आएगा। ये भी आशा करती हूँ आज जो हमने आपको कहानी सुनाई वो आपके दिल तक पहुंची होगी। आप हिंदुस्तान में रहें या हिंदुस्तान से बाहर रहें, हिंदुस्तानी साहित्य को अपने जीवन में जरूर जगह दीजिए। अगर आप शेर व शायरी करते हैं, कविताएं लिखते हैं या रचनाएं लिखते हैं तो उन्हें कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिए। मैं अपने प्रोग्राम में उसे कहीं ना कहीं शामिल करने की कोशिश करूंगी। अगले हफ्ते मैं फिर हाजिर होंगी आपके सामने नए विचार विमर्श और नई रचनाओं के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब खैर। Sat Sri Akal, welcome and adab.
You are listening to Bharat FM, a one of its kind multilingual eclectic provider of entertainment, information, and news to Indian Americans. Headquartered in Cincinnati, Ohio, Bharat FM airs shows out of Cincinnati, Chicago, and Phoenix. We take pleasure in our ability to cater to your bhakti, chusti, sfurti, shakti, and masti needs with our audio and visual shows. Check out bharatfm.com for our online program schedule and archives. I'm sure the content will definitely tickle your senses. Tune in via the 24-hour web streaming on bharatfm.com or via the Bharat FM app. More information can be procured at 513-488-5070. This is Bharat FM. बजेगा भारत झूमेगा भारत. ये है भारत FM. बजेगा भारत झूमेगा भारत.